back to the business. This is question number 1. The area of the blades of a magnetic compass as shown in this figure will be, इस मैग्नेटिक कंपास के ब्लेड्स का एरिया मुझे निकालना है। याद रखें इस बात को कि यहाँ पे we have to consider the two triangles as isosceles triangles जिनकी एक साइड 5 है। तो अगर एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो जल्दी से करके बता दो मेरे को कि व्हाट विल बी द आंसर। जल्दी से करके बताइए। आई एम ऑल्सो सॉल्विंग, यू ऑल्सो सॉल्व, एंड लेट अस सी व्हाट विल बी द आंसर। ऑप्शन डी 4.98 cm स्क्वायर। ओके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। Yes, sir. Option D, 4.98 centimeter square. ठीक है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें कि जो इक्वल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप हाइट निकाल सकते हो। the height will be equal to square root of 5 square minus 1 by 4, which is nothing but square root of 99 by 4, which will be equal to 3 root 11 by 2। ठीक है सर, 3 रूट 11 बाई 2 से घबराने की जरूरत नहीं है, रूट 11 की वैल्यू हमें दी हुई है। और अगर आपको डाउट है कि ये हमने क्या कर दिया, तो रूट 11 आपका यहाँ पे भी आ रहा है, रूट 11 यहाँ पे भी आ रहा है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं। अब देयर आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक है। अब एरिया निकालना है, तो एरिया एक ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ इंटू 3 बाई 2 इंटू रूट 11 इंटू 1। एक ट्रायंगल का एरिया ये हो गया। टोटल वी आर हैविंग 2 ट्रायंगल्स, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। द सेम थिंग आई डिड हियर, मैंने 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके हाफ से 2 को कैंसिल कर दिया था। सो फाइनली यू विल गेट 6 इंटू 0.83 विच इज नथिंग बट 4.98 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 6 को 0.83 से कैसे मल्टीप्लाई करें, हम तो फंस गए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 6 8 होता है 48 और 6 इंटू 0.8 विल बी 4.8। तो जो आंसर 4.8 के करीब होगा दैट विल बी योर आंसर। सो 4.8 के करीब एक ही ऑप्शन दिया हुआ है which is option number D. So the correct answer of this question will be option number D. इस तरीके से छोटी छोटी चीजों से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। By selling 12 oranges for a rupee, a man loses 1 by 20%, ठीक है। How many for a rupee should he sell in order to gain 20%? ठीक है, चलिए कीजिए, आप लोग भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। ये क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि आपको ना दूं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अपन पढ़ चुके हैं, सो आइडियली दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन। चलिए, The answer should be in units, but it is given like rupees 15, rupees 8. कोई बात नहीं, रुपीस को हटा दो, आंसर्स गलत हो सकते हैं, बट क्वेश्चन इज देयर, आंसर्स कैन बी रॉन्ग because this is the paper I have directly lifted. तो ऑप्शंस कैन बी रॉन्ग, हो सकता है ओरिजिनल पेपर में भी ऑप्शन रॉन्ग आया हो, बट ऑप्शंस को छोड़ दो फिलहाल थोड़ी देर के लिए। चलो सॉल्व द क्वेश्चन। Option C 8. ऑप्शन नंबर C 8. Okay, Yes, sir. 8. very good. Okay, tell me how you guys solve the question. Sir, if 12 oranges Sir, cost a rupee, एक एक करके चलो संजीता आप बताओ।
Sir, if 12 oranges cost 1 rupee, so one orange will cost 1 by 12 of a rupee. So, and this is the selling price. And we know that the loss is 20%. So by using the formula, we can find the CP, and the CP would be 5 by 48. And uh, then we have to find that what is the gain. Sorry, what is the SP for, means how many oranges should we, so we have to first of all find the SP. And if we by using the formula and keeping their gain as 20%, we'll get the SP as 1 by 8. So the 1 by 8 oranges should be, sorry, 1 by 8 would be the selling price. That means for 1 rupee there will be 8 oranges. ठीक है. Rajdeep, you did like this or you had Yes, a sir. different approach? देखो भाई, क्या करना है यहाँ पे. हमने जब अपन छोटे थे तो अपन ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे. क्या फॉर्मूले पढ़े थे? देयर वाज अ रिलेशन बिटवीन एसपी एंड सीपी. ठीक है, कई सारे टाइप के रिलेशंस हम लोगों ने पढ़े थे. यहाँ पे जो पहली चीज होती है जिससे लोग घबराते हैं, वो ये चीज होती है, बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ए रुपी. इससे कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है. बस ऐसे सोचो ना, 12 ऑरेंजेस का दाम 1 रुपया है, तो एक ऑरेंज का दाम होगा 1 by 12. अब यहाँ पे इस 1 by 12 से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है. हम 1 ऑरेंज के टर्म में बात करेंगे. उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 1 अपॉन करके हम आई विल गेट माई आंसर. सो दैट इज नॉट ए बिग डील. नाउ सीपी इंटू 1 माइनस प्रॉफिट percent divided by 100, CP multiplied by 1 minus P upon 100 was equal to SP. इसी टाइप का एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने. क्या पढ़ा था सर? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू SP माइनस CP मल्टीप्लाइड बाय CP. इस तरीके का एक फॉर्मूला पढ़ा था. इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया. दैट मेक्स माय कैलकुलेशन इजियर. जब मैंने इस 20% को देखा तो मैं 20% और 0.2 से डील नहीं करने वाला. मैं 20% को सीधे कन्वर्ट करूंगा 1/5 में. परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन. तो CP into 1 minus 1/5 will be equal to 1/12. So CP will be equal to 5/48. ये हो गया कॉस्ट प्राइस एक संतरे का. मुझे निकालना है कि सेलिंग प्राइस एक संतरे का कितना होगा. तो कॉस्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस एक संतरे का कितना होगा जब मेरे पास प्रॉफिट 20% है. तो 5/48 into 1 plus 1/5, that will be equal to 5/48 into 6/5, which is equal to 1/8. तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1/8 आ रहा है. यानी कि जो 1 रुपए में मैं 8 संतरे बेच पाऊंगा. क्यों? हमने अभी बात की थी 1/8 आया है, तो माय रिक्वायर्ड आंसर विल बी 1/1/8 which is equal to 8. So my dear friends, total I can sell 8 oranges in a rupee. अब एग्जाम में अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है जहां पे आपने देख लिया और आपने अपनी बुद्धि से ये एनालाइज कर लिया कि सर यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, रुपीस दिया हुआ है, बट दैट इज एब्सर्ड, still you are getting the answer. So I will suggest you to mark the answer as 8. 8 mark कर Sir, देना. it is correct only. For how many rupees should he sell to gain 20%? how many for a rupee बेटा? how many for a rupee? Okay, sir. है ना? चल, अंग्रेजी में मेरे को कंफ्यूज नहीं कर सकते हो, मैंने बहुत अंग्रेजी पढ़ी है. ठीक है, चलो. द क्वेश्चन इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए AP इज, हियर इट इज 3n स्क्वायर प्लस 5n डिवाइडेड बाय 2. अगर आप लोग को दिखना रहा हो तो 3n स्क्वायर प्लस 5n डिवाइडेड बाय 2. एंड आप लोगों को बताना है 25th टर्म क्या होगा. जल्दी जल्दी, यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द 25th टर्म. The 25th term will be
think answer is not in options. Answer So is because not in this is Yes, an options. sir. ascending Because AP. because 76. this is an ascending AP and here they are. अच्छा, what if यहाँ पे minus ले तो? Then will it make any difference? Yes, obviously it will make any difference. Then the first term will be 3 by 2 minus 5 by 2, which is equal to minus 1. -1. And common difference and the so it will come minus 2 plus t और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 minus, so this will be 6 minus 5, which is equal to 11. Again it is coming to be d will be equal to 3. Now it is coming to be a, and again it is coming to be an increasing AP. See, ठीक है, चलो मान लिया the question has some error. I don't know why they have uploaded PDFs like this. So the question has some error, but the idea will be same only. आपको इसी तरीके से सवाल करना है. Okay, thanks Krish. Thanks for giving information that this question was treated as a bonus one because the question was wrong. अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ करना है. अब यहाँ पे देखो बेटा, आप लोग थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकते हो. कैसे बचा सकते हो? जब आपका T1 आ गया 4 तो 20 और जब आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव में आ रहा है, कॉमन डिफरेंस तो पॉजिटिव में ही आएगा ना. तो हाउ योर 25th टर्म कैन बी 4, 3, 3.5? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना. वैसे भी अगर आपका फर्स्ट टर्म 4 आ रहा है, आपका कॉमन डिफरेंस कितना भी कम हो जाए, आपको 25th टर्म 3.53 कैसे हो सकता है यार? कितने छोटे छोटे पार्ट्स करोगे? तो हियर यू कैन से दैट आप क्वेश्चन को देख के ही आप बोल सकते थे कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. आप क्वेश्चन को देख के यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. दिस टाइप ऑफ थिंकिंग डेवलपमेंट टेक्स टाइम. तो आपके एग्जाम में आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप ऐसे ना भी थिंक करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए, दिस क्वेश्चन, probability that a leap year selected at random will contain 53 Sundays. Now this is a reasoning cum mathematics question. चलिए सॉल्व कीजिए and tell me the answer. Option A 2 by 7. Option A 2 by 7. 2 by 7. Everybody's agreeing to that? Option number A 2 by 7. Yes, the correct answer of this question will be option number A 2 by 7. देखो भाई कैसे करेंगे. यहाँ पे हमें पता है कि 2 ऑड डेज होते हैं, तो वो ऑड डेज कौन कौन से हो सकते हैं? संडे मंडे हो सकता है. आई हैव डन दिस क्वेश्चन जैसे कि अपन ने रीजनिंग में किया था वैसे. तो 2 ऑड डेज हो सकते हैं. तो 2 ऑड डेज कौन कौन से हो सकते हैं सर? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे. इस तरीके से मेरे पास 2 पेयर्स आ रहे हैं, संडे मंडे एंड सैटरडे संडे. And total number of cases I am getting 7. So my probability will be equal to 2 by 7. Not this, not this, not this, but it will be 2 by 7. ठीक है sir? So this is how we have to solve this question. चलें. Next, here it is tan B. हाँ, tan B है वो. I think this question is also wrong. In my opinion, what is Sir, sec? options are incorrect. Options are incorrect. Sir, it should be. Okay, what is Sir, the I guess the answer should be tan square A. tan square A? Okay, how you got tan square A? Tell me. Because according to first- my calculation, all the variables are getting cancelled.
चलो बताओ कैसे किया because आपने? you took 45 degree, I think. नो 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 नो, मैंने 45 डिग्री नहीं दिया यार। a प्लस बी Sir, I 90 didn't डिग्री है assume ना, anything. a प्लस बी 90 डिग्री है ना। अच्छा चलो, मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, तो फिर आप बताना मेरे को कि कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो b विल बी इक्वल टू 90 माइनस a, सो tan b विल बी इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस a। tan 90 माइनस a क्या होता है? cot a। Cot B. tan Cot A, 90 हाँ ये sir. tan 90 माइनस ए cot a हो गया, एंड tan a इंटू cot a क्या हो गया? 1 हो गया। यस और नो? Yes, Yes sir. sir. सिमिलरली दिस वन आई विल गेट 1, तो न्यूमरेटर जो हुआ So वो it would 1। be tan square A. Sir, it would be tan square A. कौन सा? ये वाला सेकंड वाला या पहला वाला? Second So one, the sir. second term, tan A into cot B. tan a इंटू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, दैट वाज माय मिस्टेक परहैप्स। 1 प्लस tan स्क्वायर a, और नीचे क्या आएगा? Sir, by Sir, it 1 would be 1 minus 1. बाय So 1 minus then 1. माइनस, answer can be cot square B. तो 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। अब इसको अपन ले सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1। आई कैन टेक इट एज sec स्क्वायर a माइनस 1। अब sec स्क्वायर a को व्हाट आई कैन राइट? sec स्क्वायर a को Tan square. बोलो बोलो। Sir, 1 और 1 तो cancel हो जाएगा ना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। हाँ दिस Sir, 1 answer is एंड, coming as tan square A. एक सेकंड No रुक sir. जाओ यार, Sir, it should be tan square A. वेट वेट वेट। No sir, it can be also cot square B because it is equal to tan square A. चलो ठीक है, Yes, देखते sir. हैं, Yes, एक बार sir. फिर से करते हैं, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। दिस टर्म इज इक्वल टू 1 प्लस दिस टर्म इज इक्वल टू, ये टर्म कितना था? tan स्क्वायर ए, नीचे वाला टर्म मेरा 1 हो गया, माइनस यहाँ पे मुझे 1 मिला, सो फाइनली आई एम गेटिंग tan स्क्वायर ए। फाइनली आई एम गेटिंग tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब Sir, क्या but करें? it is equal to cot लेकिन square B. लेकिन tan स्क्वायर ए को मैं, I can also write it as tan square 90 minus b, so it will be equal to cot square b। Option number B। Again answer, the correct answer of this question will be option number B, which is equal to cot square b। Now this was a very good question। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम, अब इस क्वेश्चन में आप गलती कहाँ कहाँ करोगे, सुनो मेरी बात। इस क्वेश्चन में पहली गलती आप ये करोगे, अगर आपने एंगल ए इज इक्वल टू 45 और बी इक्वल टू 45 ले लिया, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आप ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0 तो आप ले ही नहीं सकते, वो तो लेना महाबेवकूफी है। बट अगर आपने ए इक्वल टू 45 और बी इक्वल टू 45 ले लिया तो आप गलती करोगे। क्यों क्यों गलती करोगे? क्योंकि यू विल बी कंफ्यूज बिटवीन दीज टू ऑप्शंस। You will be confused between these two options, कौन सा लूं? फिर आप क्या करोगे कि a equal to 30, b equal to 60 इस टाइप से, if you go by trying different combinations, then you will end up in losing time, you will end up in wasting time। तो इससे अच्छा जब आपको दिख रहा है कि हाँ आप वैल्यूज रखने से you are getting similar options, then don't go with the values, उससे अच्छा सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में अगेन एक गलती ये हो सकती है, जब आपने देखा यहाँ पे tan a इंटू tan b है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो आप क्या करोगे? यू विल राइट वेरी स्मार्टली, क्योंकि ज्योमेट्री में हम ऐसा करते हैं कि एक रिलेशन आ गया, हम ये लिखते हैं कि सिमिलरली वी कैन डू दिस, तो एक गलती आप यहाँ पे ये करोगे, आप लिख दोगे tan a into cot b is equal to 1 without realizing a very simple fact that सर यहाँ पे tan a into tan b था, यहाँ पे tan a into cot b है। If this quantity is equal to 1, then this quantity can never be equal to 1. These are the small mistakes that you can make. And I try to make the mistakes because you should realize that what type of mistakes can be there. Next question. ABC is an equilateral triangle जहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई है। आपको शेडेड रीजन का एरिया का रेशियो निकालना है पूरे ट्रायंगल के एरिया के रेशियो से।
मेरा तो आंसर आ गया, आप लोग का आया क्या? कम ऑन। कम ऑन। हाल में बातें दी हुई हैं, उन बातों को जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे यूज करते जाए। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपके दिमाग में बिजली की तरह सबसे पहले एक चीज घूमनी चाहिए कि सर एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। लिख देता हूं मैं, सर एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। इन्होंने बोला कि बी डी इक्वल टू ई जी इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई सी। जो जिन जिन चीजों को इक्वल दिया है उन चीजों को मैंने मार्क कर दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 चीजों को मैंने मार्क कर दिया। मैंने नहीं, इन लोगों ने मार्क कर दिया था, अच्छे लोग हैं। अब ये बोल रहे हैं कि शेडेड पोर्शन का एरिया डिवाइडेड बाय ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल दो। अब यहाँ पे दो चीजें हैं बेटा, या तो आप इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो कैसे किसी भी तरीके से, या एक कहावत होती है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ती है। कैसे टेढ़ा करें? सर अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं और अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया और दूसरे ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा। चलो तो टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश करते हैं। फर्दर सर एक बात और है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल 1, दैट विल बी, इसका जो भी एरिया होगा, मुझे नहीं पता इसका क्या एरिया होगा, बट दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 दैट आई विल प्रूव इन ए वाई। ठीक है, ये मुझे देख के मुझे लग रहा है, लेकिन देखने पे आप विश्वास मत करो, प्रूफ पे विश्वास करो। अभी प्रूफ कर देता हूँ। देखो भाई, पहले हमने लिखा था बी डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, BD is already equal to DF, therefore सर ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया। अब किसी कोण में, किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल 60 डिग्री हैं तो दोस्त तीसरा एंगल भी 60 डिग्री होगा। और अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हो, तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए तो क्या उस ट्रायंगल को मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलता हूँ? सो बेसिकली दिस साइड्स विल बी इक्वल। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो बेसिकली दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बोल लो चाहे कॉन्ग्रुएंट बोल लो, बात यहाँ पे सेम है। द एरिया विल बी, इन दोनों का एरिया जो होगा वो सेम होगा। तो अब हमें क्या करना है कि इस पूरे फिगर का एरिया निकाल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने, इस पूरे फिगर का एरिया निकालने, हमारा काम बन जाएगा। अब समस्या ये आ रही है कि बी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई सी है, तो लेट बी डी बी सी इज इक्वल टू 3a। क्यों 3a? क्योंकि वो a/3 करने में मेरे को मुझे नहीं अच्छा लगता कि a/3 करूं फिर √3/4 से मल्टीप्लाई करूं। नो, आई डोंट लाइक इट। तो मैंने सीधे सीधे bc को 3a मान लिया। तो जब मैंने bc को 3a मान लिया सर, तो इन दैट केस bd विल बी इक्वल टू a। और अगर bd a है तो इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल bdf will be equal to √3/4 multiplied by a square। ठीक है, अगर BDF का एरिया √3/4 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर है तो GEC का एरिया कितना हो जाएगा? इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना था? √3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3a मल्टीप्लाइड बाय 3a। मुझे कैंसिल करने में, कट करने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कट किया, √3/4 से √3/4 को कट किया। सो बेसिकली द रेशियो ऑफ नॉन शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय शेडेड पार्ट आई एम गेटिंग एज 2/9। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा दैट विल बी 1 - 2/9 विच इज इक्वल टू 7/9। ठीक है सर, ये तो हुआ क्वेश्चन करने का एक तरीका। दूसरा, यहाँ पे आप एक चीज और सोच सकते हो कि सर ये जो शेडेड वाला पोर्शन है ना,
ऑब्वियस सी बात है, इसका जो टोटल एरिया होगा ये बाकी पोर्शन के एरिया से कम लग रहा है, और बहुत कम लग रहा है सर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस कैन नॉट बी माई आंसर, दिस कैन नॉट बी माई आंसर, क्योंकि आप इन दोनों को देखो तो इनकी जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन 50% आ रही है। So these two can never be my answer. Either my answer will be option number B or my answer will be option number D. But after that also you will have to do the calculation. This is just to eliminate few options. हो सकता है अगर तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मान लो 2/9 दिया होता तो आप डायरेक्टली 7/9 को मार्क करके आ जाते। बट दिस ऑल्सो ऑप्शन से आंसर मार्क करना इज ऑल्सो अ ट्रिक। ठीक है, जिन लोगों को ये ट्रिक समझ में आ जाती है वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाके बैठते हैं, जिनको नहीं समझ में आती है वो कहीं और जाते हैं। सो ऑप्शन से आंसर मार्क करना दैट इज आल्सो अ ट्रिक। तो इस चीज को आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो। अब ये मत सोचना कि 13 दिसंबर से पहले डेवलप हो जाएगी। Sanjita, I hope you got this question, how the question was to be solved, and I hope you also got what mistake you were doing. If I am guessing correctly, the first mistake that you must be doing is you didn't realize that it is an equilateral triangle. Okay, so perhaps इनकी बातों से लगता है कि she was doing a calculation mistake. चलिए अगला सवाल। A solid cone consists of a rectangular cylinder with exact filling right circular cone. भाई डायग्राम में थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम हो तो देख लेना यार, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। Height of the cone is h. If the total volume of the solid is 3 times the volume of the cone, then you have to tell me the height of the right circular cylinder. जल्दी से कर दो यार, आसान सा सवाल है। Total volume of solid is equal to 3 times volume of cone. यहीं से सवाल को चालू करो, you will get your result very easily. Sir, 2/3h. Okay, Yes, sir. Option B, 2h by 3. ठीक है। हम्म, 2/3 आ गया भाई, मेरा भी आ गया। करना क्या था इस सवाल में, ज्यादा कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा सवाल है। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। आपको चालू ही यहीं से करो, you start your question from here only. By solid is what? Solid is volume of cylinder plus volume of cone. Now V cylinder plus V cone is equal to 3 times of V cone. So sir, V cylinder will be equal to 2 times of V cone. ये रिलेशन आपको दिमाग में सोचना होगा, तभी सवाल क्विकली होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो वी सिलेंडर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी कोन। सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दो, कोन का फॉर्मूला लगा दो, पाई को कैंसिल कर दो, आर को कैंसिल कर दो, क्योंकि एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, इफ योर कोन इज, एक मिनट, you can see from this figure, if your cone is mounted on the cylinder, then obviously baat hai, the radius of the cone should be equal to the radius of the cylinder. If your cone is mounted on the cylinder, then my dear friends, the radius of the cone should be equal to the radius of the cylinder. So r को आप कैंसिल कर दो, so directly you can write h is equal to 2/3 into hc. From there you can get your result that h is equal to h of cylinder is equal to 2/3 times of height of cone. So this is how the question was to be done. It was indeed a very simple question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी,
कि हम सबके पास इतना कॉमन सेंस है कि द टोटल हाइट इज 3150 एंड द सेकंड प्लेन इज फ्लाइंग वर्टिकली बिलो द फर्स्ट प्लेन, तो हाउ ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी कैन बी करेक्ट? सो दैट इज रॉन्ग। और हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो हमें इस वाली दूरी को निकालना है। चलो निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे सर? पहले मार्किंग करते हैं इस पॉइंट को। व्हाट इज दिस? जस्ट अ मिनट बेटा, देयर इज समथिंग सम प्रॉब्लम है ना। तो अब ये हाइट मेरे को निकालनी है। अब मार्किंग कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ओ मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ठीक है, सबसे पहले ओ ए डिस्टेंस निकालते हैं। तो 3150 डिवाइडेड बाई ओ ए will be equal to tan 60. tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो डायरेक्टली आई एम पुटिंग √3. सो OA will be equal to 3150 divided by √3. अब now what I will have, H upon OA will be equal to 1 upon √3. So from here I will have 3H will be equal to 3150. ये क्या कर दिया सर? How you did that? कोई रॉकेट साइंस नहीं किया बेटा। What I have done is H की वैल्यू यहाँ पे रख दी, इसको रख दिया 3150 divided by √3 and that will be equal to 1 upon √3. तो ये जो डिनोमिनेट, ये जो वाला जो √3 है, ये यहाँ पे जाके √3H बनेगा, और ये जो √3 है ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 3H इज इक्वल टू 3150. सो H विल बी इक्वल टू माय डियर फ्रेंड्स 1050. बट दिस H इज नॉट आस्क्ड। ये वाला H है, मुझे इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है मुझसे। सो माय रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी 3150 minus 1050 which is equal to 2100. This is how the question is to be solved. अब यहाँ पे एक गलती, एक कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि सर 60 डिग्री वाला एंगल कौन सा है और 30 डिग्री वाला एंगल कौन सा है। तो एक बात याद रखना, अपन एंगल मेजर कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं ना भाई। सीधी सी बात है, ये जो एंगल होगा ये ज्यादा होगा इस वाले से, सिंपल एंगल का कंसेप्ट। तो अगर एक प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, दैट मींस वो ऊपर होगा, और जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है वो डेफिनेटली वो नीचे होगा। सिंपल एंगल के कंसेप्ट से वी कैन डू दिस। सो ये एक कंफ्यूजन हो सकता है हमें कि क्या होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री 30 डिग्री कैसे फाइंड आउट करें। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 2100 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ऑल्दो हम लोगों ने इसको 9th क्लास में, 9th में नहीं पढ़ा है, 10th में नहीं पढ़ा है, लेकिन बेटा पहले तो पढ़ा है ना। देखो इस क्वेश्चन को करने का, चलो करो, ट्राई करो, बताता हूँ फिर। सर ऑप्शन डी 1000। ऑप्शन डी 1000, ठीक है। देखो आंसर आ गया। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि ऑप्शन से स्टार्ट करो, ऑप्शन से स्टार्ट करो एंड स्टार्ट विद द ऑप्शंस हैविंग मोर नंबर ऑफ जीरोस। आई विल टेल यू द डायरेक्ट फॉर्मूला आल्सो, I'll tell you the direct formula also, but start with the options having more number of zeros. ठीक है, अगर मैं 1000 की बात करता हूं, सपोज आई एम टेकिंग, चलो 10,000 की बात अगर हम करें, तो इफ 10,000, यहाँ पे क्या पूछा, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹6.40 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं हो रही है, दैट यू शुड रिमेंबर। तो 10,000 रुपीज को अगर मैंने 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर मैंने 2 साल के लिए दिया, तो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर मैंने 2 साल के लिए दिया, तो मेरे पास जो इंटरेस्ट आएगा बेटा वो आना चाहिए 1600 रुपया। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट इन केस 1। कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, द नेट अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज
बेसिकली उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में के केस में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बोथ विल बी द सेम, लेकिन सेकेंड ईयर में जब आप आएंगे तो द डिफरेंस इज जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट है उस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, एंड दैट एड्स टू द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज बायर हैज टू गिव। सो इन दिस केस द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 800। भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1600 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपया होगा। दूसरे साल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 800 रुपया लगेगा, प्लस 800 का 8%। सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, सो इट विल बी इक्वल टू 64। सो फाइनली यू हैव टू पे 1664। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन दोनों केसेस में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 64। अब बच्चा 10,000 पे 64 का डिफरेंस आया आपके पास, तो 1000 पे कितने का डिफरेंस आएगा? 6.4 का आएगा ना, यही पूछा था। सो तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ₹1000 और ऑप्शन नंबर डी। एक और तरीका होता है दैट इज आई थिंक P into R upon 100 होल स्क्वायर। मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि मैं इन फॉर्मूलों को यूज नहीं करता हूँ। Yes, sir. एक फॉर्मूला होता है दैट इज P into R upon 100 का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला उस केस में, एंड दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस, तो प्रिंसिपल हमें निकाल, हाँ Sir, it is raised to T. नो, यहाँ पे जब आप 2 years की बात कर रहे हो, here when you are talking about 2 years, कैसे आता है ये फॉर्मूला? देखो, चलो पहले फॉर्मूला बता दूं, उससे आंसर निकाल के दिखा दूं, फिर कैसे आए ये भी बता दूंगा। सो P into R upon 100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6.4। अब R की जगह आप 8 पुट कर दो, सो P into 8 into 8 by 100 into 100 is equal to 6.4. So this is cancelled. So P is equal to 1000. So from here you will get the value, here also you will get the value as 1000. This is the formula when आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो that the difference between the compound interest and simple interest for a sum of money for 2 years at this rate of interest is this much. So from there you will utilize this formula. अब कैसे आया ये फॉर्मूला? बहुत सिंपल सी बात है सर। 2 साल का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? P into 1 plus R upon 100 का होल स्क्वायर, और जो प्रिंसिपल जो दिस इंटरेस्ट विल बी P into 1 plus R upon 100 का होल स्क्वायर माइनस P, और माइनस P into R into 2 divided by 100। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, फाइनली यू विल गेट P into R upon 100 का होल स्क्वायर। This will be equal to the difference. ठीक है सर? So this is how you have to solve the question. So basically, see, they give CI/SI questions because CI and SI you have read already, my dear friend. CI/SI आपने पढ़ा है, 7th में 8th में पढ़ा है आपने. That is why they give these questions. चलिए, this one. A, B, C and D and E are in continuous proportion. Continuous proportion में क्या होता था भाई? A by B is equals to B by C equals to C by D equal to D by E. A by B equal to B by C equal to C by D equal to D by E. इसको K मान लो, तो D is equal to E into K. C will be equal to E into K square. B will be equal to E into K cube. Now A by B will be equal to, क्या होगा भाई आंसर? On B, A by B whole to the power 4. A by B whole to the power 4. A by B will be equal to K. So अब K मेरा क्या था? K was this one. K मेरा क्या था? K was basically, so from here how you will solve this question? Tell me. आपको Sir, I took the example.
Sir, I took by example 2 by 4 equals to 4 by 8 equals to 8 by 16 equals to 16 by 32. फिर Sir, then A by E equals to 2 by 32 equals to 1 by 16, which is also equals to 2 by 4 whole to the power 4. ठीक है, that way also you can do. और यहाँ से जब आपके पास ये रिलेशंस मिल गए, अब आपको निकालना क्या है, A अपॉन E निकालना है, ठीक है. सो A बाई B विल बी इक्वल टू K. अब B की जगह आप A E इंटू के क्यूब पुट कर दो. A बाई E इंटू के क्यूब will be equal to K. So A upon E is equal to K raised to the power 4. और K क्या है, K is also equal to A by B, B by C, C by D, D by E. अब देख लो raised to the power 4 वाले कौन कौन से ऑप्शंस हैं. दो ऑप्शंस हैं, A by B और B by A. लेकिन यहाँ पे K is equal to A upon B था ना, K was not equal to B upon A. So the correct answer of this question will be option number B and not option number. Correct answer of this question will be option number B. जिनको समझ में नहीं आया उनको फिर से बता दूं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है सर, इसमें होता है A by B is equal to B by C is equal to C by D is equal to D by E, और इसकी वैल्यू को अपन ने मान लिया इक्वल टू K. सारे एक्सप्रेशंस को K के टर्म में लिखते चलेगा. सो D is equal to E into K, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. C will be equal to E multiplied by K square. D की जगह E into K रखो, which is equal to K. So C will be equal to E multiplied by K square. B will be equal to E multiplied by K cube. Now I am having A divided by E multiplied by K cube, which is equal to K. So A upon E की वैल्यू क्या आ गई, it is equal to K raised to the power 4. अब मुझे चेक करना है कि K क्या हो सकता है. अब देखो raised to the power 4 वाले ऑप्शंस पहले तो ढूंढो. तो ये नहीं है, 3 है, ये नहीं है, 3 है. या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कौन सा होगा. अब K मैंने क्या एज्यूम किया था, K मैंने एज्यूम A अपॉन B को किया था ना सर, B upon A को तो नहीं किया था. So my correct answer will be option number 2, that is B. This is how the question was to be solved. Let us move to the next one. चलिए. The line segment this is trisected at the point P and Q. If the coordinates of the point P and Q are this and this, you have to find the value of P and Q. I think this is a pretty long question and it has some issues. देखो जरा ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ. It has some issues. Sir, the answer is option number B. The answer is option number B. Even I'm also getting the answer as option number B. I'm also getting the answer as option number B. भाई देखो मैंने क्या किया सर, मैंने बड़ा सिंपल सा काम किया. मैंने इस क्वेश्चन में जो ये बोल रहे हैं इनकी बातों को सुना थोड़ा ध्यान से, सवाल से थोड़ा बात किया, सवाल मुझे समझ में आ गया. ये बोल रहे हैं कि P और Q दो पॉइंट्स हैं जो कि AB किसी लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं. तो मैंने एक फिगर बना लिया. अब मुझे ये पता है AP PQ, अगर टोटल लाइन की लेंथ 3 यूनिट्स है तो AP की लेंथ 1 यूनिट होगी, PQ की लेंथ 1 यूनिट होगी और QB की लेंथ भी 1 यूनिट ही होगी. इसका मतलब ये है दोस्त कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ and Q is the midpoint of PB.
दो चीजें, P is the midpoint of AQ and Q is the midpoint of PB। जब मैंने midpoint देखा तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई, मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैंने डिसेक्शन फॉर्मूला लगा दिया और मुझे रिजल्ट मिल गया। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे 7/3 मिल गया। अब यहाँ पे मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। जब मेरे को P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7/3 मिला तो मैं सारे ऑप्शंस के पास गया। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7/3 है? यस है, तो मैंने उसको मार्क कर दिया। अगर मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता या ऐसे दो ऑप्शंस होते, नहीं होने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता है, अगर दो ऑप्शंस होते तो फिर मेरे को क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता। और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना तो और भी आसान है यार। मिड पॉइंट है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 है, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया ये तो 0 ही होगा ना। सीधी सी बात है, छोटी सी बात है। तो इतनी छोटी सी बात को करने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है सर, चलिए 1 सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, let us move to the next question. Okay, this is the question. ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया था, इस क्वेश्चन में मैं टाइम नहीं देने वाला। ये we did this question। अगर कोई लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं सर, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो r² होता है। दिस विल बी इक्वल टू r/16 into r/16 which is equal to r² divided by 256। we did this a few turns back, so the largest area of this triangle will be r²/56। नहीं समझ में आता है, भूल गए, क्या करें सर, याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो सर, लार्जेस्ट ट्राइंगल के केस में दिस विल बी द बेस which is equal to r/8, क्योंकि रेडियस r/16 है तो बेस मेरा 2 times of radius which is equal to r/8 हो जाएगा। और ये जो होगा ना सर, this will be equal to height, that will be equal to r/16। now why this will be equal to r/16? now that is, you have to see your notes। so your area will be equal to half into r/16 multiplied by r/8 which is equal to r² / 256। so this is how the question is to be done। आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है काफी आसान क्वेश्चन है। अभी तक तो ऑलमोस्ट कितना कर लिया हम लोगों ने, 7-8 क्वेश्चन और बाकी हैं। अभी तक तो कहीं कोई डिफिकल्टी आई नहीं है। चलिए बताइए इस सवाल को कैसे करेंगे। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए भाई। कम ऑन, आप लोग जब इतने आसान सवालों का आंसर नहीं देते तो ऑप्शन डी 3। गुड। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कनेक्शन कट गया तभी आंसर नहीं आ रहा है। भाई देखो, इस सवाल को जब मैंने देखा x + y + z = 0, तो मेरे पास कई सारी चीजें आई। क्या मैं इसको 1 - 1 0 ले सकता हूँ? क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूँ? कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली x + y + z = 0 है तो याद रखना बेटा, कहीं ना कहीं x³ + y³ + z³ आएगा ही आएगा, आना उसकी मजबूरी है। तो x³ + y³ + z³ को ले आओ। काम करो, डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लो तो नीचे आ जाएगा xyz। हियर आई विल हैव x³ + y³ + z³। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन x + y + z = 0, देन x³ + y³ + z³ कितना हो जाएगा? 3xyz होगा ना। तो 3xyz मल्टीप्लाइड बाय xyz, जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। सो ऑप्शन नंबर डी 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। इसका आंसर यार मुझे तो याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि इट शुड बी इधर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। Sir, can you tell what is y equal to? r cos a। ओके हाँ ठीक है, y is equal to r cos a sin b।
sin b। हो गया यार ये क्वेश्चन तो। नहीं आया आंसर? सर ऑप्शन डी आर sin a। ठीक है, ठीक है। आई होप आपने वैल्यूज लेके क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया होगा। राजदीप, आई होप आपने वैल्यूज लेके नो क्वेश्चन। सर, गुड, वेरी गुड। नो सर, मैंने डायरेक्ट किया। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करना है। देखो भैया, आपको बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा आपको बोल दिया है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक छोटी सी गलती होने का रिमोट पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग इसको कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ऐसा तो नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन बीच में दिया हुआ है और आप इसको आर प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर मत करने लगना। ये एक रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट पॉसिबिलिटी है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिंपली नॉर्मल लोगों की तरह अगर हम सोचे तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वो वाली गलती करने वाले तो रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट प्राणी होंगे, वो पता नहीं कौन होंगे जो जो इस तरीके की गलती करेंगे। एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर बी। अगर तीन टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर तीनों का स्क्वायर करेंगे तो तीनों अगर और उस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो तीनों टर्म्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। भाई हमें निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जब आप निकालोगे दोस्त, so it will be equal to r square cos square a multiplied by cos square b plus sin square b। कितना होता है? 1 होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है सर। अब आपके पास की अब आपको क्या करना है? प्लस जेड स्क्वायर करना है एंड सच दैट योर रिजल्ट शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा एनालाइज करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आपको जेड स्क्वायर ऐड करना है सच दैट हमारे पास जो रिजल्ट आए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर इंटू समथिंग एक्स। ये बात तो समझ में आती है कि दिस जेड शुड बी ए विल बी ए फंक्शन ऑफ आर ए एंड बी। फंक्शन ऑफ आर ए एंड बी मतलब इट विल बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ आर ए एंड बी। आर कॉस ए साइन बी लिखो, साइन ए कॉस बी लिखो, या टेन ए कॉस बी लिख दो, टेन ए टेन बी लिख दो, लेकिन आर ए और बी तीनों वहां पे होंगे एंड माय फाइनल रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो यहाँ से थोड़ा सा सोचो कि भाई जब मैंने आर स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लिया तो मुझे मिला कॉस स्क्वायर ए प्लस समथिंग एंड फाइनली इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किस केस में पॉसिबल है? जब यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर ए हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो दोस्त द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हालांकि जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन अब चूंकि आप लोग को थोड़ा सा समझाना है तो इससे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चलिए, दिस क्वेश्चन, if alpha and beta are the roots of this equation, then find the quadratic equation whose roots are this. So without wasting the time, I have started solving the question. Roots are alpha square beta and alpha beta ऑप्शन square. सी। Option number C. How you did it so quickly? How you did it so quickly, my dear friend? Tell me. सर product of roots equals to alpha beta whole cube. And sir, from first equation, alpha beta equals to 1. So sir, product of roots will be 1. Means C by A will be 1 and it is only in C. Good. Very good. I was about to tell this, but ठीक है. This is an extraordinary approach.
That approach will be developed but that needs some time. लेकिन अगर आपके पास वो approach develop नहीं हुई है तो भी आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो. अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, that means sum of the roots will be अल्फा बीटा. अल्फा बीटा मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा. Sum of the roots will be alpha beta multiplied by alpha plus beta. Alpha beta की वैल्यू 1 है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/3 है. तो इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है will be equal to 5/3. Similarly, the product of roots px will be equal to alpha beta whole cube, which is equal to 1 का whole cube. अब इक्वेशन बना दीजिए. So equation will be x square minus 5x/3 प्लस 1. क्या होता है हमारा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस, हाउ दे आर गेटिंग 8? Sir, answer is not in options. Answer is not in options. Yes, x square minus 5x/3 plus 1. So this will be equal to 3x square minus 5x plus 1. So this will be the required equation. But यहाँ पे unfortunately none of the option is correct. ये तो हो गया आपका पूरे तरीके से सॉल्व करने का तरीका. दूसरा तरीका ये हो सकता है जो आपके फ्रेंड ने किया. आपके फ्रेंड ने क्या किया? उसने बोला कि चलो एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू प्ले विद द क्वेश्चन. इन्होंने क्या किया? इन्होंने डायरेक्टली x 5x plus 3 है बेटा, 3 है वो. अच्छा 1 लिखा है, हाँ 3 है, इट इज 3. ठीक है. आपके फ्रेंड ने क्या बोला कि लेट अस ट्राई टू प्ले विद द क्वेश्चन. इन्होंने क्या किया? इन्होंने अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया. दैट इज एनीवेज इट इज इजियर टू कैलकुलेट. सो द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज कमिंग आउट टू बी अल्फा बीटा होल क्यूब. And from the equation I am getting that alpha into beta is equal to 1. So obviously alpha beta whole cube will be equal to 1 cube. Luckily he is getting the result here. But yes, he can save his time. यहाँ पे जब इन्होंने यहाँ चेक किया तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज कमिंग आउट टू बी -1. यहाँ पे चेक किया तो इट इज 5/3. यहाँ पे इट इज नॉट कमिंग, सो इट इज ओनली कमिंग हियर. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. तो दिस इज हाउ यू कैन सेव फ्यू ऑफ द सेकेंड्स ऑफ योर्स. तो इस तरीके से आप चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो. यू कैन डेवलप दिस अप्रोच बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस. क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद कॉपी की तरफ मत देखना. क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन की तरफ देखना एंड सोचना कि क्या इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है जो मुझे चाहिए. द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 मीटर. Okay, if the diagonal is 5√5 meter long, then the surface area of the cuboid is. चलिए कीजिए. Option B, 236. Okay. Let us wait for others. भाई आया बाकियों का? Yes, sir, 236. 236. देखो इसमें इन्होंने बोला क्या है कि a plus b plus c, the sum of the length, breadth and height of a cuboid is 19 meters. तो दोस्त यहाँ पे इनका ये कहना है कि एक क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि क्यूबॉइड के लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट होता था. सो a plus b plus c is equal to 19 and a square plus b square plus c square is equal to 125. तो आपसे पूछा है 2 times of a plus b plus ab plus bc plus c है. क्यों पूछा? क्या देखो ना, सरफेस एरिया पूछा है. तो सरफेस एरिया क्या होता है? 2 times of ab plus bc plus c है. अब 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई? कोई बताएगा मेरे को? 19 स्क्वायर इज 361. 361 ये हो गया, 125 ये हो गया और प्लस सरफेस एरिया, दोनों को घटा दो, आंसर मिल जाएगा. क्या आ रहा है भाई आंसर?
236. 236. So 236 will be the correct answer of this question. Beta 289 Sir, area नहीं होता. हाँ. yes, sir, I mistakenly. हम्म. Sir, that a square plus b square plus c square equals 125. Sir, we Hmm. can do from there also, sir. We can split it as 125 and 64, 36, 25. See, ये जो आप बोल रहे हो ना कि you can do it from there, you can split it as 100 plus 25. These all are extraordinary approaches. आपने इसको 100 plus 25 में ही क्यों स्प्लिट किया? आपने इसको 121 plus 4 में क्यों नहीं स्प्लिट किया? These all are extraordinary approaches. Your approach, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो क्यूब का जो अप्रोच था, that sir हम प्रोडक्ट ऑफ रूट से कैलकुलेट कर सकते हैं. These approaches are extraordinary approaches. But I am telling you the common man's method. आम आदमी मेथड बता रहा हूँ. But yes, I'm very happy with these extraordinary approaches. ठीक है? Keep on doing this. चलिए भाई, ये सवाल है. इस सवाल को करें आप लोग जरा. मैं आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से एक एनिमेशन बना के लाया हूँ. बहुत कोशिश की कि अच्छा बने, पता नहीं कैसा बना है. ठीक है, चलो. बी डन. अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज दे वर नॉट इन द क्लास. देखो भाई, ए मान लो इसको, बी मान लो इसको, इसको सी मान लो. ये पॉइंट सेंटर है, इसको ओ मान लो. ये एंगल 90 डिग्री है. सेंटर से जब मैं सेंटर से टेंजेंट को ड्रॉ करता हूं तो इट इज परपेंडिकुलर. अगर इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, so this is equal to r, this is equal to r. Basically if you look at this figure closely, it will be a square. तो ये भी r होगा, ये भी r होगा. total length was given to me as a, so this will be equal to a minus r. अगर इस पॉइंट को अपन s मानते हैं तो अगर ये a माइनस r है तो सर ये जो cs डिस्टेंस होगी ना सर, ये वाली डिस्टेंस भी a माइनस r होगी. क्यों? क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक सर्किल पे अपन दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है. अब यहाँ पे सर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू b, सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू b माइनस r. ये डिस्टेंस b माइनस r हो गई ना सर, तो ये वाली डिस्टेंस भी b माइनस r होगी. अब होता क्या है कि b माइनस r प्लस a माइनस r इज इक्वल टू c. सॉल्व कर लीजिए तो यू विल गेट दिस आंसर, a plus b minus c divided by 2, और ऑप्शन नंबर c will be the correct answer. ad square will be equal to ab square plus bd square. So ad square will be equal to ab square को तो as it is लिख दिया, इसको मैंने bd square को मैंने bc square by 4 लिख दिया. Similarly sir, what will happen that ec square will be equal to bc square plus ab square by 4. दोनों को ऐड कर दीजिए. व्हाट आई विल हैव, AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5/4 AB स्क्वायर प्लस 5/4 BC स्क्वायर. ठीक है सर. अब क्या करोगे, कॉमन ले लो. 4 को इस तरफ ले आइए. 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर will be equal to 5 times of AB square plus BC square की वैल्यू क्या है? It is nothing but AC square. So this is my standard result. याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. वैल्यूज पुट कर दो और देखो क्या आंसर आता है. 4 times of 3√5, this will be equal to 9/4 into 5. 9/4 into 5 plus EC square will be equal to 4 into 5 will be equal to 5 AC square. अब यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल होंगी. कैलकुलेट करके बताओ यार, व्हाट इज द आंसर दैट यू गाइस आर गेटिंग. आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट. जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग. Sir, 5. 5. Okay, I'm assuming that the answer will be equal to 5. So the correct answer of this question will be equal to 5. I'm not going to calculate it. अब कर लो यार calculate. 40 it will be 45/4 plus this will be
20. 20 into 4 will be 18. 125 by 4. 125. Here it will be 125. 125 will be equal to 5 AC square. 125 will be equal to 5 AC square. So दोस्त AC will be equal to 5. अब ये 125 कैसे आया ये आप लोग सोचो, ये आपके ऊपर है. Yes, sir. It is 5 only. हाँ, अब मैं नहीं बताने वाला how it came out to be 125. चलो भाई, last question of the day. The question is saying if two circles, the things that you have assumed is AB is equal to R, so AC will be equal to BC and it will also be equal to R. That is first thing. Further, OA is equal to OB, which is equal to R by 2. ये बातें हम लोग पढ़कर आ चुके हैं. So now applying Pythagoras theorem, so I will have OC is equal to AC square minus OA square, which is equal to root 3 by 2 R. So CD will be equal to R root 3. by 2 times multiply कर दो, R root 3 हो गया, रेशियो ले लो CD by AC, which is equal to root 3 divided by 1. So the ratio will be equal to root 3 divided by 1. So this is how the question was to be done. Thus, my dear friends, we have done the 20 questions that we were scheduled to do today. फर्दर एक और क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जिस क्वेश्चन में हमने पाया कि उस क्वेश्चन के आंसर गलत थे. There were many questions here that had wrong answers, yeah, but there were some of the very interesting questions like this one. This was a very interesting question, perhaps the only question in this whole paper that deserved some respect. ठीक है, that और इसमें भी अगर आपने एक बार r equal to 3 कैलकुलेट कर लिया and there is no problem in this. ठीक है सर. उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस आसान थे. ये क्यूब का क्वेश्चन, क्यूबॉइड का क्वेश्चन था. हियर one of the brilliant thing that was suggested by one of your friend was, sir 125 को डिवाइड कर दीजिए 100 और 25 में. In that way also you can solve the question, but if you don't know how to solve this, you can solve this question like this. नॉर्मल फॉर्मूलों से आप कर सकते हो. इस क्वेश्चन में अगेन आपके फ्रेंड ने एक चीज बताई थी जिससे आप टाइम सेव कर सकते हो. अल्फा बीटा और अल्फा बीटा हो, आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चेक कर लो, यू विल गेट द आंसर. बट हियर दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग. दिस वाज ए सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे एंगल्स लेने की गलती मत करना. इस क्वेश्चन में एंगल्स लेने की गलती मत करना, अदरवाइज घूमते रह जाओगे. This was a very easy question. डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड लेकर आ जाओ, वैल्यूज मत एज्यूम करना, परेशान हो जाओगे. ठीक है. नाउ दिस इज ए क्वेश्चन जिसको अपन कर चुके हैं. इसका आंसर आर स्क्वायर बाय 16 आता है, आर स्क्वायर बाय 256. अगेन दिस वाज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो this is how we have done lot of questions today. So what we will do is